नमस्कार। आज का खास मुलाकात जोधपुर से, और आज हम लोग मिलेंगे दो ऐसी शख्सियतों से जिनका एक जो तेज है वो केवल जोधपुर और राजस्थान ही नहीं लेकिन संपूर्ण भारत को रोशन करता है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे राजेंद्र परिहार जी से, जो कि संस्था प्रभारी हैं नवजीवन संस्था के। उनके पूज्य पिताजी भगवान परिहार जी के बारे में, क्योंकि भगवान परिहार जी तो कहा जाता है जी कि सच में जिसका कोई सहारा नहीं था उसके लिए भगवान ही थे। पूज्य पिताजी को गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसके बावजूद आपने समय निकालकर आज उन्हें ये श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे साथ आए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका धन्यवाद और स्वागत आज के कार्यक्रम में। नमस्ते, थैंक यू। राजेंद्र जी, एक बहुत भारी जिम्मेवारी भगवान जी आपके ऊपर छोड़कर गए हैं। रोजमर्रा उनको याद करते हुए कैसे आप अपनी दिनचर्या निकाल पाते हैं? पहले मैं बहुत काफ़ी रिलैक्स था। अभी मैं एक तरह सोचता हूँ मैं बहुत डिसिप्लिन हो गया हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाके और 6 बजे हमारे जो लवकुश ग्रह हैं वहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, वहाँ चला जाता हूँ देखने के लिए कि मदर ने सुबह बच्चों को उठाया नहीं उठाया और बच्चे स्नान करके स्कूल जाने के लिए तैयार हुए या नहीं हुए, क्योंकि बच्चे 7 बजे स्कूल चले जाते हैं। तो सुबह से लेके फिर मैं शुरू करता हूँ और रात को 9 बजे घर पहुँचता हूँ, और उसमें बीच में जो समय मिलता है मैं मेरी फैक्ट्री देखता हूँ और वृद्धाश्रम भी देखते हैं और ये भी दोनों देखते हैं। वैसे तो जी नवजीवन संस्था के काम से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी बताइए कि अपने जीवन में नवजीवन संस्था को किस तरह से स्थापित किया आपके पिताजी ने? मतलब एक तो लवकुश जो बाल शिशु गृह है वो चलता है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताइए। मेरे पिताजी एक बार दिल्ली से कोई IAS ऑफिसर आए हुए थे जो डी-एडिक्ट सेंटर के अंदर, तो उन्होंने मेरे पिताजी को सजेस्ट किया कि आप जोधपुर में छोटे बच्चों का एक आश्रम बनाया जाए जहाँ जो अनवेड्स मदर के बच्चे रख सके। और उन्होंने एक समाज कल्याण विभाग का एक पहले शिशु गृह था उसको दिखाया। उसको देख के बाबूजी को प्रेरणा हुई और बाबूजी ने इसको खोलने के लिए अपना मन बनाया और ऐसे बच्चे रखने शुरू कर दिए। ऐसे रखते रखते कुछ समय के बाद में ऐसे बच्चे भी आए, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे, बड़े बच्चे जो कि 6 साल के हैं, 7 साल के हैं। तो उनके पेरेंट्स लेके आए, उनकी माँ लेके आई बच्चों की, तो वो कहती है कि मुझे दूसरा घर करना है, तो मैं इस बच्चे को कहाँ रखूँगी। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक गायत्री बालिका गृह की स्थापना की बाबूजी ने, और ऐसे बच्चे रखने शुरू कर दिए। ऐसे बच्चों को बाबूजी वहाँ पढ़ाते हैं और फिर उनको बाद में उनका घर बसा देते हैं। इसके बाद में एक जोधपुर के ही एक सज्जन ने बाबूजी को एक बहुत अच्छी बड़ी लैंड जगह दी और बोला कि यहाँ आप एक वृद्धाश्रम स्थापित करिए। तो बाबूजी ने फिर सीनियर सिटीजन होम वहाँ पर एक स्थापित किया और वहाँ अभी 80 लोग रह रहे हैं। मतलब हम ये मानेंगे कि पैदा होने से लेकर और आखिरी जर्नी तक की जिम्मेवारी नवजीवन संस्था ने और भगवान परिहार जी ने ली। हुक्म, बिल्कुल सही बात है। आपके बाल शिशु गृह में मैं आ चुकी हूँ, मैंने देखा है वो। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जो भी बच्चे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं उनको आप लोग आगे अडॉप्शन के लिए नहीं देते हैं? क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। हम ये सोचते हैं कि ये बच्चे वैसे कोई तैयार भी नहीं होता है लेने को। हाँ। पर ये क्या एक बहुत बड़ा, मतलब मैं तो ये मानूंगी फाइनेंशियल बर्डन नहीं है संस्था पर? किस तरह चला पाते हैं? अब तो कितने सारे बच्चे हैं जी, और ऐसे बच्चों की तो केयर भी, स्पेशल चिल्ड्रन है तो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। एक्चुअली हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो बड़ी तकलीफ में आए हैं, और पेरेंट्स भी बहुत तकलीफ में थे जब बच्चा लिया, और फिर ऐसा बच्चा अपने पास रखे जो मेंटली रिटायर हो और वो उनका ख्याल रख नहीं पाएंगे ठीक तो से, पेरेंट्स की क्या हालत होगी। तो इसलिए ऐसे बच्चों को हम हमारे यहाँ रखते हैं और वो बच्चे सब ठीक है। सबसे बड़ी बच्ची हमारे यहाँ करीब 19 साल की है जो मेंटली रिटायर है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जी, आपने मानवता को बहुत नज़दीक से देखते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सौभाग्य था कि मैं भगवान जी से भी मिली हुई हूँ। एक बहुत सरलता थी जी उनमें,
वो आप देखिए, रोज कोई माँ अपना बच्चा छोड़ के जा रही है, वो फोर्सेबली पैदा हुआ है, कई बार आपने बताया है कि चोटें झरीटें लगी हुई होती हैं बच्चे पर। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ एक ऐसे माँ बाप हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके 4 बेटे हैं और वो वृद्धाश्रम में हैं। लेकिन इसके बावजूद राजेंद्र जी में एक ऑप्टिमिज्म था जी, लाइफ के लिए सकारात्मक सोच थी। कहाँ से लेके आते थे? बात तो सही है। एक्चुअल में यहाँ की जो परिस्थितियाँ जो एक माँ को जो होती है वो क्या करती है, इसलिए वो अपने बच्चों को रख नहीं सकती है और वो पालने में रख के बड़ी दुखी मन से पालने में रख के चली जाती है। और आपके फादर अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? आप तो उनके साथ रोज रहते थे, कैसे उनको लगता था? कई बार उनको गुस्सा नहीं आता था, ऐसे लोग क्यों हैं, ये लोग क्यों नहीं ध्यान रखते, या ये इनके 4 बेटे, ये लोग क्यों ध्यान नहीं रखते अपने माँ बाप का? कभी उनको ये लगता था मन में कि क्यों नहीं लोग ध्यान रखते? उनका, मेरे पिताजी का नाम भी भगवान सिंह जी था, लेकिन वो ये कहते थे देखो ये पालना में आज एक नया भगवान आया है, और उसको समझ के रखते थे। और यहाँ तक ये कहते थे कि कोई भी यहाँ बच्चा रख के जाएगा, उसे कोई देखेगा नहीं, उसको कोई पूछेगा नहीं, और ये बच्चा एक भगवान है, अपने यहाँ रखने के लिए आए। भगवान जी की अगर हम लोग वहीं, उनका जाना अकस्मात हुआ जी, बिल्कुल सही थे, बहुत अच्छी सेहत थी, कुछ अधूरा सपना वो छोड़कर गए हैं जो आप सोचते हैं कि हाँ भाई मैं पूरा करूंगा? मेरे पिताजी की इच्छा थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे काम शुरू किया जाए, जो कुछ ऐसी जो औरतें हैं जिनको काम नहीं है और गरीब है, उनको काम सिखाया जाए। दूसरा, एक छोटे बच्चों को माँ के दूध की जरूरत होती है, तो माँ का दूध बच्चों को मिलता नहीं है, क्योंकि माँ तो छोड़ के चली जाती है। बिल्कुल जी। तो उन्होंने ये सोचा कि एक मदर मिल्क बैंक बनाया जाए, जिसमें बच्चों का, माँ का दूध लिया जाए और बच्चों को दिया जाए। तो हम लोग भी ये सोच रहे हैं इसके बारे में, और ये जल्दी से हम एक मदर मिल्क बैंक बनाएंगे, ताकि बाबूजी की जो इच्छा थी वो पूरी हो जाए। और एक और जो अभी आपने एक नया ही प्रयास शुरू किया था जी, जहाँ पर आप महिलाओं को और लड़के उनको फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर का काम सिखा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हमारे जिस एरिया में ये जो संस्था है, उसके आसपास में काफ़ी गरीब औरतें रहती हैं और बच्चियां भी काफ़ी गरीब रहती हैं, तो उनको कोई काम, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कहीं जाके काम सीख सकें। तो फिर बाबूजी ने कहा भी एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सब बच्चे हमारे यहाँ काम सीखें। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन अभी हमने 3 शुरू किए हैं, एक फैशन डिजाइनिंग, एक टेलरिंग और एक ब्यूटी पार्लर का। और कितने लोग आते हैं सीखने जी? एक बैच में 15 लोग लेते हैं। और कुछ शुल्क वगैरह, कोई चार्जेस? कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, सब फ्री है। और टेलरिंग में सभी जगह जैसे लोग सीखते हैं तो पूरा सिलाई करना सिखाते हैं। तो हमारे बाबूजी ने ये शुरू किया कि भाई जिस मोहल्ले में ये बच्ची रहती है या ये औरत रहती है, तो उस मोहल्ले में औरतें कैसे कपड़े पहनती है वो कपड़े सिलाई करना सिखाया जाए, ताकि वो अपने आसपास के मोहल्ले का काम लेके जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। फिर हम उसको एक सिलाई की मशीन भी देते हैं ताकि वो अपना गुजारा चला सके। और उसके सिलाई की मशीन के भी कोई चार्जेस? कोई चार्जेस, सब फ्री देते हैं। और फैशन डिजाइनिंग में जो भी बच्चियां आती है, करीब 3 बच्चियों ने अपना यहाँ जोधपुर के अंदर सेंटर शुरू कर दिया। नवजीवन संस्था के थ्रू जो आपके पिताजी ने जोधपुर के लिए ही नहीं, मैं तो कहूँगी संपूर्ण राजस्थान और भारत के लिए काम किया है, ये तो जी हमेशा ही याद रहेगा, हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बहुत एक डायरेक्ट बात करते हैं, मैंने खुद देखा है कि कितनी बेटियों की आपने अपने अनाथ आश्रम से शादी करके उनको विदा करा। आप इसको आगे कैसे लेके जाएंगे? पहले जितनी भी बच्चियां शादी करके गई है ना, वो मेरे को भैया करके बुलाती है, अभी भी सब बच्चियां भाई भैया बुलाती है। और इवन बाबूजी का तो सिस्टम था, बच्चों को शादी करने के बाद एक मायका मिलना चाहिए, तो बाबूजी ने सिस्टम ये शुरू किया कि सभी बच्चियों का जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो मेरे घर पे हुई है, और सभी लड़कियों को जो मदर बनी है सब मेरे पत्नी ने उनको संभाला। और अभी भी वो बच्चियाँ आती है अपने बच्चों को लेके कि चलो नाना नानी से मिलने चलते हैं, तो उस सिस्टम को मेंटेन करते हैं। और अपने यहाँ राजस्थान में तो काफ़ी त्यौहार होते हैं, और सभी त्यौहार में हम सब बच्चों के यहाँ कुछ न कुछ भेजते रहते हैं ताकि बच्चों से डायरेक्ट लिंक बना रहे। बहुत ही अच्छी बात है जी। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो बेसहारा है उसको सहारा दिया है, और हम देख रहे हैं कि
भगवान जी का जो एक आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थमा के गए थे, उसको आप बखूबी निभा रहे हैं। और यही शुभकामना है जी टीवी परिवार की कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और नवजीवन संस्था आपके प्रभार के नीचे ऐसे ही बढ़ती और फलती फूलती रहे, लोगों को सहारा देती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्ते सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारी चर्चा रही भगवान परिहार जी के बारे में, उनके सुपुत्र राजेंद्र परिहार जी से। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी प्रोफेसर कुसुमलता से, और आप देखेंगे कि कैसे इस राजस्थान की बेटी ने ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब ब्रेक के बाद आपको मिलवाती हूँ जोधपुर राजस्थान की एक ऐसी बेटी से जिस पर हम सबको गर्व होगा। मेरे साथ हैं प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। मैंने जैसे कहा कि एक ऐसी बेटी जिस पर हम सबको गर्व होगा। आपने अपना संपूर्ण जीवन व्हीलचेयर पर निकाला है, लेकिन आपकी उपलब्धियों को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं से भी इसने आपको ये व्हीलचेयर कहीं रोक पाई। इसने तो पंख लगा के उड़ा दिया आपको, आपने इसको पंख लगा दिए। जी, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के बारे में बात करते हुए, जिससे कि हमारे दर्शक एक संपूर्ण रूप से समझ सकें कि कुसुमलता भंडारी जी जैसी हैं वैसी क्यों हैं, कहाँ से लाती हैं इतनी हिम्मत। बचपन से आप चल नहीं सकते थे? हाँ, मैं जब बचपन में, मेरा जन्म एक सामान्य बच्चे की तरह हुआ था, लेकिन 3.5 साल की उम्र में बलभर पोलियो हो गया था। गर्दन से नीचे पूरा शरीर पोलियो की गिरफ्त में आ गया। उस समय पोलियो वैक्सीन नहीं हुआ करता था। Okay. 1959 की बात है। अच्छा। और उस समय पोलियो हुआ, उस समय इंडिया में पोलियो वैक्सीन नहीं था। मेरे पिताजी एक चिकित्सक थे और वो बहुत जल्दी समझ गए कि ये पोलियो का अटैक है। मुझे तुरंत बम्बई के चिल्ड्रंस महालक्ष्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर्स ने बड़े निराशाजनक की बात कही कि इस बच्ची का जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, इसके जीवन को कोई अर्थ नहीं दिया जा सकता, इसका सारा शरीर पोलियो से प्रभावित हो चुका है। लेकिन मेरे माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इस उम्मीद के साथ ही मेरा पालन पोषण किया कि इसका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है और ये दिमाग बुद्धि का इसका विकास इस तरह किया जाए कि जीवन में कुछ कर पाए। एक बात पूछूं जी कि उस समय पे तो जी स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्कूल नहीं होते थे, तो आप स्कूल कैसे गए फिर? जी, मैं कभी स्कूल नहीं गई। आप कभी स्कूल नहीं गए? मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरी सारी शिक्षा जो है 11 साल की उम्र में पढ़ना शुरू हुआ था, और वो भी साक्षरता के उद्देश्य से कि इसे साक्षर बना दिया जाए, कि पढ़ लिख ले भाई, थोड़ा अखबार बहुत वगैरह पढ़ के अपना समय व्यतीत कर ले, और इसीलिए पढ़ाई शुरू की गई। मैंने बहुत ही जल्दी अपनी प्रत्येक कक्षा पास की। 1 महीने में पहली क्लास कर ली, 2 महीने में दूसरी, 3 महीने में तीसरी, और अच्छा। जब मैं 14 साल की थी तो 10th की परीक्षा दी, उसमें 58% मार्क्स आ गए। उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। फिर BA किया, MA किया, LLB किया, संगीत विशारद किया, और उसके बाद टीचिंग में आ गई। टीचिंग में नियुक्ति मिल गई थी मुझे 1979 से। विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। आपको प्रेसिडेंट से नेशनल अवार्ड मिला हुआ है आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए भी। जी। एक चीज़ कुसुम जी, जब मैं आपसे मिली तो उसने एकदम मुझे प्रभावित किया, वो आपके आत्मविश्वास ने। आप देखिए, हम लोगों के यहाँ तो, और जब कोई जैसे भी मोदी जी ने नया शब्द दिया है देवांग स्थिति में होता है, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज भी जी बच्चों को थोड़ा सा ना छुपा के और पीछे रखते हैं। आप पे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आप ना किसी चीज़ से झिझकती हैं, ना किसी से मिलने से सोचती हैं? कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? जी, मैं जब छोटी थी तो बचपन में बहुत दूसरों के मुंह से सुना कि विकलांग है, बेचारी क्या करेगी, इसका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पिछले जन्मों के कोई बुरे कार्य हैं, इस जन्म में तो क्या किया, तो इसका कैसे विकास होगा, इसको कौन देखेगा। इस तरह की बातें सुन के मन में एक चुनौती पैदा होती थी कि मुझे डिफरेंट क्यों माना जाता है और मैं क्यों जीवन में सफल नहीं हो सकती और मेरे जीवन को कोई अर्थ क्यों नहीं मिल सकता।
और मेरे इस सोच को बल दिया मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार ने, जो कि एक शिक्षित परिवार था। और उन्होंने, मेरी माँ ने मुझे यही प्रेरणा दी कि तुम जीवन में कुछ भी कर सकती हो और कोई भी तुम्हारी जो शारीरिक बाधा है वो तुम्हें कुछ करने से रोकेगी नहीं। और इसी के साथ पिताजी का और परिवार के अन्य सदस्यों का ये योगदान रहा कि उन्होंने मुझे कभी छुपाया नहीं, उन्होंने कभी हीनता की भावना मुझ में आने नहीं दी और सबके सामने मुझे हमेशा एक अच्छे बच्चे की तरह प्रेजेंट किया गया। और मेरे पिताजी क्योंकि चिकित्सक थे और उनके पास बहुत सारे वीआईपीज भी आते थे, सब तरह के लोग आते थे, तो उनसे मुझे हमेशा निरंतर वो मिलवाते थे। तो बचपन तो आपको एक आदत रही बातचीत करने की, नॉलेज गेन करने की। और बहुत सारे, मैं स्कूल तो नहीं गई लेकिन मुझे पब्लिक इंटरेक्शन करने का खूब मौका मिला बचपन से ही। और उसने शायद मेरे अंदर ये आत्मविश्वास भर दिया कि मैं जीवन में जो चाहूँ कर सकती हूँ। मैंने प्रयास किया और सफलता मिलती गई। मैं खुद पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे कई बार अपना रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ लगता है, चुनौती भरा लगता है, क्योंकि कभी कभी किसी ने कहा कि ठीक से चल नहीं सकते तो ठीक से पढ़ाएंगे कैसे, ठीक से नियुक्ति के समय कई बाधाएं आई। विश्वविद्यालय में जब सर्विस की बात आई तो लोगों ने कहा कि चलने में बाधा है, पढ़ाएंगे कैसे, लिखने में बाधा है, हाथ कमजोर है, पैर कमजोर है। लेकिन कोई भी कमजोरी मेरा रास्ता नहीं रोक सकी और विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला और उसने मेरे हौसले को और ज्यादा बढ़ाया। कुसुम जी, एक ग्लोरियस करियर के बाद आप रिटायर हुई हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ ईटीवी परिवार की ओर से। लेकिन अभी मैंने सुनने में आया कि पार्शियली रिटायर हुई हैं। अपनी संस्था के बारे में बताइए जहां पर आप दूसरों को ये कॉन्फिडेंस देने का प्रयास कर रही हैं जो आप में है। देखिए, जीवन में हर एक आदमी को कोई लक्ष्य चाहिए और कोई जीवन में उद्देश्य चाहिए कि जिसको लेकर के वो आगे बढ़ता है। सही बात। जब पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी कर ली और जीवन में मुझे भी कुछ लक्ष्य चाहिए था और पता नहीं कैसे जाने अनजाने ये लक्ष्य बन गया कि मैं अपने जैसे जो दूसरे लोग हैं उनकी मदद कर पाऊँ। और इसी प्रयास में जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी, कॉलेज में आई, उसके बाद मैं कई संस्थाओं की मेंबर बनी। कई संस्था के लोगों ने मुझे बुलाया और वहाँ बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती थी मुझसे मिल करके, उसने मुझे उनकी तरफ आकर्षित किया, खींचते चले गए वो मुझे अपनी तरफ। और मुझे ऐसा लगा कि मैं इनकी मदद करूं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ा पाऊं। तो संस्थाओं का मेंबर बनने के बाद मुझे लगा कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए बहुत सारे स्कूल बने हुए हैं और उन स्कूलों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है। लेकिन क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती थी और मैंने ये देखा कि जो बच्चे स्कूल की शिक्षा पूरी कर लेते हैं, कॉलेज में आने के बाद उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती। यानी सही बात है। जो नेत्रहीन है और वो अगर कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए रिकॉर्डिंग की कोई सुविधा नहीं थी, कोई उनके कोर्स कैरिकुलम में ऐसी कोई स्पेशल सुविधाएं नहीं थी कि जो वो पूरा कर सकें। और इसी तरह से जो विकलांग है उनको भी रहने, खाने, पढ़ने में बहुत कठिनाई आती थी। तो मैंने एक 1999 में एक छात्रावास शुरू किया प्रज्ञा निकेतन नाम से, जिसमें 12वीं पास कोई भी विद्यार्थी जो राजस्थान के चाहे किसी भी क्षेत्र का हो और वो आगे पढ़ना चाहता है और विशेष योग्यजन है तो वो हमारे छात्रावास में रह सकता है। खास तौर से प्रज्ञाचक्षु जो विद्यार्थी हैं और जो पैर जिनके ज़्यादा जो चलने फिरने में कठिनाई है और जो अकेले रह करके पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको हमने अपने यहाँ हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर हमने ये संस्था शुरू की जो अभी तक निरंतर चल रही है। 8 बच्चों के साथ शुरू की थी, अभी 80 विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ प्रज्ञा निकेतन में रह करके BA, B.Ed, MA और इसी तरह से MBA, कॉमर्स में ग्रेजुएशन, BCom और जो भी पाठ्यक्रम वो करना चाहते हैं, BSTC, वो सब करवाई जाती है। उसके लिए इनके लिए ऑडियो टॉकिंग लाइब्रेरी की व्यवस्था है। ब्रेल के अंदर भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं बुक्स। और खास तौर से टॉकिंग लाइब्रेरी की बहुत अच्छी व्यवस्था हमने कर रखी है, जिसमें हमने जो भी विद्यार्थी जो भी कोर्स करना चाहता है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करवा के उनको देते हैं। तो हम सब संस्था के मेंबर भी उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और जहाँ तकनीकी सहायता अवेलेबल है वहाँ से भी उनके लिए ऑडियो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कराते हैं। और रहना, खाना, पढ़ना सब वहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सराहनीय। और यहाँ से रह करके विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, पढ़ के ब्लाइंड हैं, जो कि
खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स, सेकंड ग्रेड टीचर्स, थर्ड ग्रेड टीचर्स बने हैं। और करीब करीब आप ये देखिए कि 80% विद्यार्थियों का सरकारी संस्थाओं में रोजगार हुआ है। बहुत ही बढ़िया। और जो 20% रह भी गए हैं तो वो स्वयं रोजगार कर रहे हैं। कई बार क्या पीछे मुड़ के देख के सोचती हैं कि कहाँ है वो डॉक्टर जिसने कहा था कि इस लड़की के अब जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है। आज तो आपने दूसरों को जीवन को अर्थ दिया है। कभी सोचती हैं? जी, मैंने ये सोचा कि कभी भी इस तरह की निराशा का भाव किसी के जीवन में नहीं आने देना चाहिए, और डॉक्टर्स को तो खास तौर से नहीं कहना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। और मन में अगर आत्मविश्वास हो और पंखों में उड़ान हो तो आदमी आसमान छू सकता है। और मेरी माँ ने मुझे ये प्रेरणा दी थी कि तुम कुछ भी कर सकती हो, और मैंने वो सब कुछ किया जो मैंने करना चाहा। और बिल्कुल जी, मेरे हिसाब से इसका जीता जागता उदाहरण आप हैं। हम सभी की ओर से, ईटीवी के दर्शकों की ओर से, ईटीवी परिवार की ओर से आप आगे भी यूं ही दूसरों को आत्मविश्वास देती रहें, दूसरों का सहारा बनती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और आपने मुझसे बातचीत की। और हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमारे, मेरा ख्याल है कि जो दिव्यांग उनके आसपास कहीं हैं उन्हें प्रेरित करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। और इन बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। तो ये थे हमारे जोधपुर के हीरे। जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे। तब तक जय हिंद।